Hope you all are doing well. So, today in this video, we are going to discuss a very important topic, that is pathological interactions between nematodes and other microorganisms. So, इसमें सबसे पहले एक डाटा दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी फर्टाइल लैंड की 1 मीटर क्यूब लैंड से थोड़ी सी सॉइल लेंगे तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। उसमें बैक्टीरियल सेल्स मिलेंगे आपको 300 ग्राम्स, प्रोटोजोआ होंगे उसमें 39 ग्राम, नेमेटोड्स 12 ग्राम और फंजाई 400 ग्राम्स। अब व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ गिविंग दिस डाटा। सो बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी सी सॉइल में 1 मीटर क्यूब की सॉइल में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं। अब अगर ये सभी साथ में रह रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि इनके बीच में किसी ना किसी तरह की इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, मतलब हो सकता है कि एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के साथ compete कर रहे हों फॉर द रिसोर्सेज। सो इन दिस वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो बेसिकली इनकी जो इंटरेक्शन है उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो अब पहली तो है जो पैथोजेनिक कैपेबिलिटीज़ हैं फाइटोनेमेटोड की, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, और अदर ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिक कैपेबिलिटी जो है वो निमेटोड कैसे इम्पेक्ट करते हैं। क्योंकि वी आर स्टडिंग इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सो हम देखेंगे कि वो किस तरह से इम्पेक्ट करेंगे एक दूसरे को। सो इस टॉपिक को हमने कैटेगराइज किया है अंडर रोल ऑफ निमेटोड्स इन डिजीज कॉम्प्लेक्स। अनदर इंटरेक्शन कैसे हो सकती है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ऑन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ फाइटोनेमेटोड्स, कि फाइटोनेमेटोड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को किस तरह से अदर ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ फाइटोनेमेटोड्स। सो इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दिस टॉपिक, रोल ऑफ नेमेटोड इन डिजीज कॉम्प्लेक्स। अब डिजीज़ की बात आएगी है, देन कॉक पोस्टुलेट की बात भी आएगी। कॉक पोस्टुलेट बेसिकली वो पोस्टुलेट है जो कि पैथोजेनिसिटी को प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। तो निमेटोड के केस में जो माउंटेन एंड पैट्रिक थे उन्होंने कॉक पोस्टुलेट को स्टडी किया था नेमेटोड्स के ऊपर, मतलब देखा था कि नेमेटोड्स के केस में कैन वी प्रूव दीज पोस्टुलेट्स और नॉट। तो ये सबसे पहले माउंटेन एंड पैट्रिक ने प्रूव किया था। और कौन से निमेटोड के ऊपर काम किया था इन्होंने, पैराटाइलेंकस पेनिट्रेंस, जो कि पीच रीप्लांट प्रॉब्लम कॉज कर रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट nematode and fungus interaction, then we will move to nematode and bacteria and then virus. सो स्टार्टिंग विद नेमेटोड एंड फंगस इंटरेक्शन, ये सबसे पहले रिपोर्ट करी थी एटकिंसन ने इन 1892। और कौन सी डिजीज़ में करी थी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये करी गई थी कॉटन विल्ट के अंदर। तो इसमें बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो कॉटन विल्ट है वो इन प्रेजेंस ऑफ रूट नॉट नेमेटोड ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, ऐसे तो कॉटन विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कॉज करता है, वी नो इट कॉजेज इट, बट अगर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम अकेला उस डिजीज़ को कॉज कर रहा है तो उसकी सिवियरिटी कम है, बट इफ़ मिलाइटोगाइन इज ऑल्सो प्रेजेंट तो उसकी सिवियरिटी इंक्रीज हो जा रही है, राइट। अब हम देखेंगे कि निमेटोड्स जो हैं वो फंगल डिजीज़ेस को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। सो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक प्लांट है जिसमें रूट नॉट निमेटोड का इन्फेक्शन हुआ। अब रूट नॉट निमेटोड का जब उसमें इन्फेक्शन होगा तो उसमें से बेसिकली रूट्स के अंदर पंक्चर्स हो जाएंगे। उन पंक्चर्स की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं प्लांट के अंदर से वो निकल जाएंगे। वो और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा तो आसपास जो है वो फंजाई के लिए कंजीनियल इन्वायरमेंट वहाँ बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा उसमें से और भी काफ़ी चीज़ें, कार्ब्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ये सारे लीकेज होगी। अब इन सब की जैसे कार्ब्स अगर कहीं रिलीज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली दे एक्ट्स एज अ फूड सोर्स ऑफ फंजाई। सो रूट के आसपास के एरिया में फंजाई इजीली कॉलोनाइज कर पाएंगी। सो एक तो इस तरह से, दूसरा अगर मान लीजिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वहाँ पे आके इन्फेक्शन कॉज कर दे रहा है। एग्रोबैक्टीरियम का काम क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम बेसिकली करता है कि वो गॉल्स फॉर्म करता है, मतलब बड़े बड़े सेल फॉर्म करता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड इन्वायरमेंट फॉर फंजाई कि वहाँ पे आओ, खाओ और मतलब अपना इन्फेक्शन कॉज करो। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स का एक और रूल होता है, वो यहाँ पे रेस्टिंग स्पोर जो होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स को भी वो एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हैव सीन कि ये अट्रैक्ट करते हैं फंजाई को।
अब बेसिकली इसको भी दो तरह से मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ कि निमेटोड किस किस तरह से फंजाई को, एक तो है पैथोजेनिक फंजाई या प्लांट पैरासिटिक फंजाई जो कि प्लांट में डिजीजेस कॉज कर रही है। तो उसमें तो बेसिकली वो उसको उसके साथ ऐसे दोस्ती वाला उसका रिलेशन है कि ठीक है आओ, मैं यहाँ पे पंक्चर्स क्रिएट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए खाने का सामान, बेसिकली एक कंजीनियल इन्वायरमेंट और फूड सोर्सेज वहाँ पे दे रहा है ताकि तुम अच्छे से कॉलोनाइज कर पाओ। तो पैरासिटिक और पैथोजेनिक फंजाई जो कि प्लांट के लिए पहले से हार्मफुल है, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है, अच्छा वाला रिलेशन है, फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है। सो नेमेटोड क्रिएट कंजीनियल एनवायरनमेंट फॉर दिस फंजाई, और बेसिकली वी हैव स्टडीड कि रूट नॉट नेमेटोड किस तरह से फेवरेबल कंडीशन वो करता है। पहली बात तो फेवरेबल इन्वायरमेंट होगी ग्रोथ ऑफ फंजाई के लिए, दूसरी होस्ट की फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स या जो भी चीज़ें लॉस हो रही हैं थ्रू पंक्चर्स, उससे होस्ट को भी तो नुकसान होगा, तो उसकी भी एनर्जी सोर्सेज में कमी आएगी। इसके अलावा जेनेटिक रेजिस्टेंस भी ये ब्रेक कर सकते हैं। सो ये था कि प्लांट पैरासिटिक फंगस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेकंड है माइकोराइजल फंजाई। अब फंजाई सिर्फ हार्मफुल नहीं होती प्लांट के लिए, देयर आर सम फंजाई जो कि बेनिफिशियल भी होती हैं, जिसमें से माइकोराइजल फंजाई इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब ये जो कि पहले से प्लांट को हेल्प कर रही है, उसके साथ ये क्या करेगा, compete करेगा, मतलब ये उसको अच्छे से ग्रो नहीं करने देगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ये उसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि निमेटोड भी रूट के आसपास के एरिया में रहेंगे और जो माइकोराइजल फंजाई है वो भी उसी जोन में रहती है। अब जब दोनों एक ही जोन में आ जाएंगे तो उस जोन के लिए कंपटीशन हो जाएगा। जितने भी एक्टोपैरासाइट्स है वो फंजाई को कॉलोनाइज नहीं करने देंगे। वो बेसिकली स्पेस के लिए वहाँ कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा और अदर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हमने देखा कि एक्टोपैरासाइट किसको कर रहे हैं इफेक्ट, एक्टोमाइकोराइजा को। इसके अलावा माइग्रेटरी एंडोपैरासाइट जो हैं ये कॉर्टेक्स में कॉलोनाइज करते हैं। अब जो एंडोमाइकोराइजा है वो भी वहीं पे करेगा, तो वहाँ पे उनका जो है आपस में कंपटीशन हो जाएगा। मीन्स इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग बोथ एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। ठीक है। सो फंजाइज के साथ कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जिससे MCQ या कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं वो है डिजीजेस कॉज्ड बाय दीज इंटरेक्शन। बेसिकली जो फंजाई इंटरेक्ट करती है पैथोजेंस के साथ, उससे वेस्कुलर विल्ट्स, विल्ट की मेजरली दिक्कत होती है। विल्ट के अलावा और भी ब्लैक शैंक ऑफ टोबैको इज़ ऑल्सो सीन। सो ये विल्ट इतने सारे पैथोजेंस में इतने सारे प्लांट्स में कॉज होता है ड्यू टू निमेटोड एंड फंजाई इंटरेक्शन। अगर इसमें से सिर्फ पैथोजन प्रेजेंट है तो वो एक कम उस तक होगा, कम हद तक ये विल्ट होगा, बट अगर उसमें निमेटोड भी आ जाता है तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली अगर निमेटोड की बात करूँ तो इसमें 3 तरह के निमेटोड्स प्रेजेंट है। कौन कौन से निमेटोड है इसमें मिलाइडोगाइनी है, उसके अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जवैनिका, डायंथी, हैप्ला, ये सारी स्पीशीज़ है। मिलाइडोगाइनी के अलावा दूसरा जो कॉमन है वो है बरोइंग निमेटोड विच इज़ रेडोफिलस सिमिलिस, और तीसरा है पैराटाइलेंकस पेनिट्रेंस। तो ये 3 निमेटोड है बेसिकली, मिलाइडोगाइने, रेडोफिलस और पैराटाइलेंकस। ये इंटरेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट पैथोजन के साथ और डिजीज़ की सिवियरिटी को इंक्रीज कर दे रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, विल्ट की बात हो रही है तो फ्यूजेरियम ही कॉज करेगा, बट इन केस ऑफ सोयाबीन इट इज़ कॉज बाय राइजोक्टोनिया। ठीक है, तो यू कैन सी दीज इंटरेक्शंस। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वन इज ब्लैक शैंक ऑफ टोबैको विच इज कॉज बाय फाइटोपथोरा पैरासिटिका, और इसकी सिवियरिटी इंक्रीज होती है व्हेन मिलाइडोगाइनी का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ब्लैक शैंक ऑफ टोबैको की सिवियरिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट निमेटोड एंड फंगल इंटरेक्शन। इसके बाद आती है निमेटोड और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। अब बैक्टीरिया को ये बेसिकली कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो कैसे इन्वेडर्स होते हैं, वो खुद नहीं जो है प्लांट के अंदर इन्वेड कर पाते। उन्हें बेसिकली या तो ओपनिंग्स चाहिए या तो वोन्स चाहिए, उन्हें एक स्पेस चाहिए। जैसे फंगस जो है वो खुद एक्टिवली इन्वेड कर जाती है, खुद अपनी एनर्जी यूज़ करेगी, खुद इन्वेड करेगी इन्फेक्शन पैक वगैरह बना के, बट बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता है। इट नीड्स नेचुरल ओपनिंग्स। तो जो इसकी सबसे बड़ी चीज़ इसको चाहिए वही निमेटोड करके दे रहा है। निमेटोड बेसिकली माइक्रो पंक्चर्स क्रिएट करेगा जिससे बैक्टीरिया इजीली एंटर कर पाएगा। सो सबसे बड़ी जो दिक्कत है बैक्टीरिया की वो तो यही सॉल्व कर दे रहा है।
दूसरी जैसे कि फंजाई को एक कंजीनियल इन्वायरमेंट दे रहा था बाय रूट एक्सिड्यूट के लीकेज से, वैसे ही बैक्टीरिया के केस में भी बैक्टीरिया को कंजीनियल इन्वायरमेंट दे रहा है उसकी ग्रोथ के लिए कि तुम मस्त ग्रो हो जाओ, मैं तुम्हें अलग अलग चीज़ें ला के दूंगा। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डिजीजेस, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो आती है दैट इज स्ट्रॉबेरी डिजीज। अब स्ट्रॉबेरी डिजीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है ये। स्ट्रॉबेरी डिजीज कौन से, सॉरी, इट इज नॉट स्ट्रॉबेरी डिजीज, इट इज कॉलीफ्लावर डिजीज इन स्ट्रॉबेरी। सो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कॉलीफ्लावर डिजीज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दीज प्लांट्स। सो नो, जिसने नहीं पढ़ा हो हाउ कैन दैट वन गेस, मतलब वो इंसान कैसे गेस कर सकता है कि ये स्ट्रॉबेरी में होती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इस डिजीज़ में जो नेमेटोड्स होता है एफिलिनक्वाइड्स रिजेमाबोसी, ये एक बैक्टीरिया के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया है? रेडोकोकस फेसियंस। बेसिकली दिस इज द बैक्टीरिया रेडोकोकस फेसियंस, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और कॉलीफ्लावर डिजीज कॉज कर देगा। कॉलीफ्लावर डिजीज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज छोटे छोटे बंचेस क्रिएट हो जाता है इसमें, बहुत स्मॉल साइज के बंचेस जो कि कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इसे कॉलीफ्लावर डिजीज कहा जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉबेरी के अंदर कौन सी डिजीज हो रही है? कॉलीफ्लावर डिजीज हो रही है। इसके अलावा रेस्पबेरी के केस में भी जो मिलाइटोगाइनी हैप्ला है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के साथ मिलके क्राउन गॉल कॉज करता है। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन अलोन कैन कॉज क्राउन गॉल, नो डाउट। हमें पता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का काम ही है क्राउन गॉल कॉज करना, बट अगर वो अकेला कॉज करेगा तो बहुत कम सिवियरिटी होगी उस डिजीज की। बट जब मिलाइटोगाइनी हैप्ला भी आ जा रहा है तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? पंक्चर्स कर रहा है अलग अलग रूट्स में, बैक्टीरिया उसमें इजीली इन्वेड कर पाएगा। और वो जो सिवियरिटी, पहले अगर मान लो 10 प्लांट इफेक्ट हो रहे थे तो इससे क्या होगा, 100 प्लांट इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और उसी डिजीज को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पीच के केस में भी सेम, जैसा रेस्पबेरी में वैसे ही है, सिर्फ मिलेटोगाइनी जवानिका है, इसकी स्पीशीज डिफरेंट है, बैक्टीरिया सेम है, डिजीज भी क्राउन गॉली कॉज हो रही है। एंड द मोस्ट फेमस एंड कॉमन एग्जाम्पल इज इन वीट विच इज एंगुइना ट्रिटिसाई। एंगुइना ट्रिटिसाई क्या है? निमेटोड है। ये कॉरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई के साथ मिलके टुंडू डिजीज या ईयरकॉकल डिजीज कॉज करता है। ठीक है। इसके अलावा ये तो थी कुछ डिजीजेज जो कि प्लांट में कॉज हो रही है। इसके बाद है एनुअल रायग्रास टॉक्सिसिटी। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये कैटल और शीप के अंदर एनुअल राइगास टॉक्सिसिटी होती है, इसमें उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। अब ये नर्वस ब्रेकडाउन कैसे होगा? इसमें भी बेसिकली हमारे पास जो निमेटोड है वो बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करके इस डिजीज़ को कॉज कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से निमेटोड और कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, लेट्स सी। इसमें एंगुइना एग्रोटिस या एंगुइना फ्यूनेस्ट्रा, इन दोनों में से कोई भी निमेटोड के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? रेथिबैक्टर टॉक्सिकस, राइट। तो ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे और कौन सी डिजीज कॉज करेंगे? एनुअल राइग्रास टॉक्सिसिटी। इसके अलावा देयर इज अनदर एग्जाम्पल, सोयाबीन प्लांट के अंदर जो है ये एक तो हमने देख लिया डिजीज कॉज कर रहा है, दूसरा ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। कैसे कर रहा है? अब अगर सोयाबीन प्लांट में हिट्रोडेरा ग्लाइसिन्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन काफ़ी कम हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अब सोयाबीन में तो खुद से होती है, उसमें नोड्यूल्स बनते हैं, तो जो नोड्यूल का फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ दिस हिट्रोडेरा ग्लाइसिन्स, लेस नंबर ऑफ नोड्यूल्स बनते हैं। सो ये था बैक्टीरियल इंटरेक्शन। अब इसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट इज दिस इंटरेक्शन ऑफ निमेटोड्स विद वायरसेस। तो इसको सबसे पहले देखा किसने था? इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हेविट ने 1958 में। हेविट के साथ रेस्की, गोहेन, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो निमेटोड है इट कैन ट्रांसमिट वायरसेस। अब निमेटोड कौन कौन से वायरसेस को ट्रांसमिट करता है? निमेटोड ओनली ट्रांसमिट आरएनए वायरसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ ये आरएनए वायरसेस को ही ट्रांसमिट करता है। और हेविट ने जो स्टडी करी थी 1958 में, दैट वाज डन ऑन जिफिनिमाइंडेक्स। और जिफिनिमाइंडेक्स किसको ट्रांसमिट करता है? ग्रेपवाइन फैनलीफ वायरस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेविट का नाम
कि सबसे पहले रिलेशन किसने देखा था निमेटोड और वायरस ट्रांसमिशन के बीच में, वो हैविट ने देखा था। दीज टू साइंटिस्ट आल्सो इम्पॉर्टेंट, पर हैविट का नाम ज़्यादा आता है इसमें। और जिफिनिमा इंडेक्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। और कौन सा वायरस से ट्रांसमिट कर रहे हैं, ग्रेप वाइन फैमिली वायरस। इसके अलावा हम देखते हैं कि निमेटोड जो हैं वो कौन कौन से वायरस, निमेटोड की कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि या जो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। तो हम अगर क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरह के मेजरली हम निमेटोड्स देखते हैं, टाइलैंकिड्स और डोरीलैमिड्स। तो टाइलैंकिड्स जो है वो बेसिकली वायरस को ट्रांसमिट नहीं करते, वो डोरीलैमिड्स ही हैं जो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। अब टाइलैंकिड्स क्यों नहीं करते ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये 4 इंपॉर्टेंट निमेटोड्स हैं जो कि कर रहे हैं वायरस को ट्रांसमिट, जिफिनिमा, लॉन्गिडोरस, ट्राइकोडोरस और पैराट्राइकोडोरस। अब आगे मैंने नेपो और नेटू वायरस लिखा हुआ है। सो व्हाट आर दीज टू? सो वायरस को बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ये बेसिकली 2 तरह की शेप होती है वायरसेस की, नेपो वायरस और नेटू वायरस। अब नेपो वायरस क्या है? नेपो वायरस ऐसे निमेटोड ट्रांसमिटेड वायरस है जो पॉलीहेड्रल है शेप में, और नेटो वायरस जो है जिन्हें टॉपरा वायरस भी कहा जाता है वो ट्यूबुलर होते हैं बेसिकली। तो पहला डिफरेंस तो यही है दोनों में, एक की शेप जो है दैट इज पॉलीहेड्रल, दूसरे की शेप जो है दैट इज ट्यूबुलर। इसके बाद सबसे पहला डिफरेंस शेप का है। सेकंड डिफरेंस जो है हमारे पास कि नेपो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं जिफिनिमा और लॉन्गिडोरस, और इसको ट्रांसमिट करते हैं नेटू वायरस को ट्राइकोडोरस और पैराट्राइकोडोरस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जिफिनिमा लॉन्गिडोरस को वी कैन रिमेंबर लाइक एक्सेल साइज की वो आती है, तो एक्स और एल साथ में होगा जिफिनिमा और लॉन्गिडोरस। पीटी टीचर सुना होगा, और नेटू में भी टी आ रहा है, तो कुछ इस तरह का लॉजिक लगा के वी कैन मेमोराइज दीज। और एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेप फैन लीव वायरस जो हमने पढ़ा, जिफिनिमा जिसको कर रहा है, तो वो इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस, और इसके अंदर टोबैको रेटल वायरस, पेपर रिंग स्पॉट वायरस, पी अर्ली ब्राउनिंग वायरस। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट वायरसेस। सो बेसिकली ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन वायरस ट्रांसमिशन, एंड उसके अलावा वी विल डिस्कस कि जो दूसरे नेमेटोड्स होते हैं, टाइलैंकिड्स होते हैं, वो क्यों नहीं ट्रांसमिट करते हैं ये जो हमारे पास वायरसेस होते हैं, और स्पेसिफिसिटी के बारे में वी विल डिस्कस। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।